हेलो एवरीवन, दिस इज ARK रिप्रेजेंटिंग अनाक 9। डियर ऑल, 2019 में ICSI ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जी। व्हाट आर द क्राइटेरिया टू गेट लिस्टेड ऑन SGX? जी हाँ, SGX सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड पर लिस्ट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, कैसे कर रखा है तो प्रोसेस आप लोगों को लास्ट सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था। इससे पहले वाला सेशन आप लोगों ने आई होप अच्छे से देख लिया है। कुछ क्वेरी को मैंने रिजॉल्व भी कर दिया था। फिर भी किसी का कोई क्वेरी होगा डेफिनेटली आप अपना सेंड कीजिए क्वेरी, ARK9 का व्हाट्सएप पर आंसर मिलेगा। तो हमने बात किया था कि मेन बोर्ड पर एक तो लिस्टिंग हो सकता है और एक कैटलिस्ट पे, ठीक है, मेन बोर्ड और एक कैटलिस्ट पे। मेन बोर्ड पे हमने बात किया था कि आपको ना आपकी जो कंपनी होगी वो वेल एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे मैंने डिस्कस किया था मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में डिस्कस किया था, और भी कई सारे एस्पेक्ट्स थी जो इस क्लास के अंदर हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट्स थी जहां पर जो ग्रोइंग कंपनीज हैं वो लिस्ट होती हैं। यहां पर आपको मैंने बताया था कि स्पॉन्सर के थ्रू ही आपकी एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। ऑलराइट ना, अब बहुत सारी बातें यहां पर हमें करनी है क्योंकि हमें सबसे पहले से सीखना है कि कैसे SGX पे लिस्टिंग की जाए और क्या प्रोसेस फॉलो जाएगा। जो कुछ स्टूडेंट्स ने जी हाँ क्वेरी रखा था कि सर इसका तो आगे का प्रोसेस बहुत सा टेढ़ा मेढ़ा सा है, ये लैंग्वेज कैसे याद करेंगे, ये लैंग्वेज कैसे याद करेंगे, तो उस लैंग्वेज, इस पूरे कॉन्सेप्ट का सोल्यूशन मैं आपको विद एलाबोरेशन बताऊंगा इस सेशन के अंदर, डिस्कस करूंगा। जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी अच्छे से समझाऊंगा। ऑलराइट, तो बिल्कुल घबराने का नहीं है, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट मेरे साथ करनी है। आप इन सारी एस्पेक्ट्स को जो यहाँ बना के मैं आपके लिए रखा हुआ है पहले से ही, इन्हें ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अच्छे समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे आप SGX पे जी हाँ अपनी कंपनी को लिस्ट करा सकते हैं। अपनी कंपनी ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपकी खुद की कंपनी हो, तो उससे कैसे आप लिस्ट करा सकते हैं, या फिर फ्यूचर में अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देंगे तब ये हेल्पफुल बहुत रहेगा। आइए देखते हैं। देखिए, अब SGX के दो कॉन्सेप्ट में देखे थे, एक तो मेन बोर्ड पर लिस्टिंग है और एक कैटलिस्ट पर है। हम यहां डिस्कस कर रहे हैं पहले मेन बोर्ड पर लिस्टिंग के लिए। मेन बोर्ड पर लिस्टिंग के लिए जैसे इंडिया में ना आप लिस्टिंग कराने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट करना पड़ता है किसके साथ, मर्चेंट बैंकर से। ऐसे ही SGX कहता है कि ऐसे ही आपको कुछ प्रोफेशनल्स हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिसका नाम यहां पर है accredited issue manager। accredited issue manager, one more time, accredited issue manager, one more time, accredited issue manager। ऑलराइट, accredited issue manager ये सब कौन होता है? ये होते हैं ये लोग, देखिए, जो बेसिकली जैसे इंडिया में मर्चेंट बैंकर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही कुछ कंपनीज हैं जिन्हें यहाँ पर एक्रेडिटेड इशू मैनेजर कहा जाता है। ये आपके इशू को मैनेज करने का काम कर रहे हैं। ऑलराइट, ऑलमोस्ट वही फंक्शन होते हैं जो फंक्शन मर्चेंट बैंकर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर आपको ना पहले जरूरी है, मैंडेटरी है कि आपको किसी एक्रेडिटेड इशू मैनेजर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। या आपको बताऊं बेटा, यहाँ पर बहुत सारे हमने प्रोवाइड किया हुआ है। एशियन कॉर्पोरेट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है, एशियन कॉर्पोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है, बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड सिंगापुर ब्रांच, बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड सिंगापुर ब्रांच। ये सब के सब कौन है? ये है एक्रेडिटेड इशू मैनेजर। बोलिएगा, एक्रेडिटेड इशू मैनेजर। अब देखिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं पूरा स्टेप आपको समझाऊंगा, नॉट टू वरी अबाउट इट, वन मोर टाइम टेलिंग यू, इसे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। अब आपकी कंपनी कांटेक्ट करेगी किससे? एक्रेडिटेड इशू मैनेजर से। इशू मैनेजर क्या करेगा, वो बताएगा कि आप अपनी लिस्टिंग की एप्लीकेशन को कैसे प्रिपेयर करें। वो आपकी लिस्टिंग एप्लीकेशन को प्रिपेयर कराने में हेल्प करेगा और वो लिस्ट कराएगा आपकी एप्लीकेशन को। इसमें हम दो पार्ट में समझेंगे, दो डिफरेंट स्टेजेस हैं, जहां पर एक स्टेज के अंदर जैसे हम बोलते हैं सबमिशन सेक्शन ए। सबमिशन सेक्शन ए के अंदर कंपनी की इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है। कुछ की इश्यूज होते हैं जो मेन बोर्ड के रूल्स हैं, जी हाँ, SGX के मेन बोर्ड के कुछ रूल्स हैं जिसे कंसीडर करना बहुत जरूरी है। इशू मैनेजर आपको इसमें हेल्प करता है। इशू मैनेजर कंपनी को बताता है कि मेन बोर्ड के क्या रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में कंपनी में आप देखिएगा लिस्ट होने के लिए उसे कंसीडर करना पड़ता है किसकी गाइडलाइंस को। अगर ध्यान से समझें, हमारे सेबी की गाइडलाइंस क्या प्रोवाइड की गई हैं, फिर लिस्टिंग एग्रीमेंट की रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे SGX के अंदर याद रखिएगा, अगर हम वहां बताएं तो वहां पर मॉनेटरी, बोलो मेरे साथ में, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, MAS करके एक अथॉरिटी है। ये बेसिकली क्या अथॉरिटी है? सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक एंड फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। आपका मॉड्यूल में ये बात नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, नहीं लिखा है, लेकिन यहां बता रहे हैं।
एक्चुअली सिंगापुर में जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, ये कौन है? वहाँ की सेंट्रल बैंक एंड फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 1971 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब ये इस अथॉरिटी की अप्रूवल भी कंसिडर की जाती है। जैसे यहाँ हम देखते हैं हमारी आरबीआई और सेबी की, जब हम सिक्योरिटीज की बात कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली तो हम जानते हैं सेबी को। वैसे यहाँ पर अगर सिंगापुर में बात करेंगे तो मैथ्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसे हम बोलते हैं मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। सर ये बात समझ में आ गया हमको। तो जब आप लिस्टिंग कराने जाते हैं ना, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वहां के मेन बोर्ड के रूल्स क्या हैं। उन रूल्स के साथ आपको फैमिलियर एक्रेडिटेड इशू मैनेजर करता है। ये बात क्लियर हुआ? अब से कई बार ये होता है कि मेन बोर्ड पे जो अथॉरिटी जब आप सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो इसे रिव्यू करने के लिए एक और कमेटी होती है जिसे बोलते हैं LAC। जी हाँ, ये लिस्टिंग एडवाइजरी कमेटी होती है, जहां आपकी कंपनी लिस्टिंग के लिए जो एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं, उस एप्लीकेशन को लिस्टिंग की एडवाइजरी कमेटी कंसीडर करती है, रिव्यू करती है। ये सारी एस्पेक्ट्स क्यों होती हैं समझिएगा, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। उन क्राइटेरियाज को अगर वो कंपनी सेटिस्फाइड कर रही है तभी आपको लिस्टिंग मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वो कैसी कैसी क्राइटेरियाज होंगे वो भी हम आगे बताऊंगा आपको। तो पहले हम थोड़ा प्रोसेस समझ लेते हैं। अच्छा सर ये हो गया। फाइनली जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है रिव्यू का, हम सबमिशन 2 में जाएंगे, मतलब सबमिशन सेक्शन बी में जाएंगे। सर एक बार फटाफट से कुछ बता दीजिएगा, सब्र नहीं हो रहा है। देखिए आइए, अब अपना आप मॉड्यूल के साथ साथ एक बुक में भी नोट कर लीजिएगा या अपने किसी कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिएगा। ये प्रोसेस मैं बता दूं, एग्जाम में पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वापस अब नहीं आना है। 2019 में पूछा गया था, हो सकता है इस बार फिर इसका नंबर लग जाए। और कहीं ना कहीं सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज वैसे भी बहुत इनोवेटिव पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, पता होना जरूरी है। आइए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी क्या करेगी? अपना प्लान शेयर करेगी। कंपनी क्या करेगी? अपना प्लान शेयर करेगी। हाईलाइट करते चलेगा अपने साथ में, प्रिपेयर कर लीजिएगा। कंपनी क्या करेगी? प्लान शेयर करेगी विद एक्रेडिटेड इशू मैनेजर, AIM। एग्जाम में आप AIM ना लिखें, एक बार आप लिखें पूरा है एक्रेडिटेड इशू मैनेजर ब्रैकेट में AIM, देन फर्दर यू कैन रेफर AIM। ऑलराइट, नाउ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय AIM ओनली, मतलब XGX पे एप्लीकेशन अगर आपको लगाना, लिस्टिंग कराते हैं तो सिर्फ AIM के थ्रू ही होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बता रखा है, यह देखिए XGX पे लिस्टिंग के लिए सारे की सारी कंपनीज हैं जो कि क्या ट्रीट कर रही है, AIM की सर्विसेज दे रही है, एक्रेडिटेड इशू मैनेजर की। ऑलराइट सर, रट गया हमको अच्छे से। तो पहले आप क्या करेंगे? अपना प्लान शेयर कीजिएगा। प्लान क्या है? सिक्योरिटीज इश्यू करने का प्लान है। आप क्या करना चाहते हैं सिक्योरिटीज में? इक्विटीज मतलब इक्विटीज इंस्ट्रूमेंट्स हैं या आपके इंस्ट्रूमेंट का नेचर है बॉन्ड नेचर का है, तो आप बताएंगे। अब आपकी एप्लीकेशन जब चली जाएगी किसके पास में? एक्रेडिटेड इन्वेस्टर साथ में, वो अप्लाई करेगा। अब एक्रेडिटेड इशू मैनेजर मैनेज लिस्टिंग एप्लीकेशन एंड रिकमेंड अदर प्रोफेशनल्स। रिकमेंड अदर प्रोफेशनल्स का मतलब यहाँ पर यह है, वो यहाँ ये बताएगा कि आपको किन किन, जैसे लीगल एडवाइजर का जरूरत है तो वो वहाँ पर फोर्स आपको रिकमेंड करेगा कि इस इशू को मैनेज करने के लिए साथ साथ आपको लीगल एडवाइजर का जरूरत पड़ेगा, पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो रिकमेंड भी करेगा। तो पहला स्टेप आपने क्या लिया? देखिए ध्यान से, आपने शेयर किया अपना प्लान विद द एक्रेडिटेड इशू मैनेजर एंड आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट होगी किसके थ्रू होगी? एक्रेडिटेड इशू मैनेजर के थ्रू। फिर क्या करेगा? लिस्टिंग आपके लिए मैनेज करेगा लिस्टिंग एप्लीकेशन को एंड रिकमेंड करेगा अदर प्रोफेशनल्स। कंपनी कंसल्ट विद एक्रेडिटेड इशू मैनेजर एंड डिसाइड मेथड ऑफ ऑफरिंग सिक्योरिटीज। अब कंपनी क्या करेगा? देखो, जब ये स्टेप हो जाएगा तो कंपनी क्या करेगा? अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि आपका ऑफरिंग मेथड क्या रहेगा, किसके साथ कंसल्ट करके? एक्रेडिटेड इशू मेरे साथ में। तो कंपनी क्या करेगा? कंसल्ट करेगा विद द AIM, डिसाइड द ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ऑलराइट, नाउ अब यहां से स्टेज फर्स्ट स्टार्ट होती है। पे अटेंशन। स्टेज 1 में क्या करना है आइए देखते हैं। स्टेज 1 के अंदर जो कि सबमिशन फॉर्म ए है, यहाँ पे कहता है इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड की इश्यूज फॉर XGX असेसमेंट्स। अब XGX एक्चुअली क्राइटेरिया कंसीडर करता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि XGX देखता है कि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ठीक है, प्रॉफिट कंसीडर करना जरूरी है, तो और भी एस्पेक्ट्स हैं। तो ये यहाँ पर की इश्यूज को कंसीडर करेगा कंपनी के लिए। जैसे हम और ही पढ़ेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं,
जैसे यू नो व्हाट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, ऑडिट फर्म या ऑडिटर की बात होगी, यहाँ पे उसके अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट की बात होगी, सारी एस्पेक्ट्स अभी देखते हैं, ठीक है। नाउ प्रिपेयर लिस्टिंग एप्लीकेशन प्रिपेयर किया जाएगा एंड कोऑर्डिनेट विद द एक्रेडिटेड इशू मैनेजर एंड फैमिलाइज विद द मेन बोर्ड रूल्स। ये आपको आपको स्टेज 1 में काम करना है। क्या काम करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला काम क्या करना है, आपको लिस्ट अपनी प्रिपरेशन करनी है किसकी, लिस्टिंग एप्लीकेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ लिस्टिंग एप्लीकेशन पहला स्टेप ले लेंगे। फिर आपको कोऑर्डिनेट करना है विद द एक्रेडिटेड इशू मैनेजर उसके साथ, क्योंकि वो आपको बताएगा मेन बोर्ड के रूल्स क्या हैं। सो फैमिलाइज हो जाएगा, फैमिलाइज विद द मेन बोर्ड रूल्स, जैसे आप सेबी के साथ यहाँ पे रेगुलेशन के साथ फैमिलियर कर होते हैं। Now, application may be referred to LAC. LAC का मतलब यहाँ पर क्या है, लिस्टिंग एडवाइजरी कमेटी। तो आपकी एप्लीकेशन को हो सकता है रिव्यू के लिए भेजा जाए लिस्टिंग एडवाइजरी कमेटी को, ठीक है सर, फॉर इट्स रिव्यू। आफ्टर रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन XGX inform to AIM and proceed for स्टेज 2 के लिए प्रोसीड कर जाएगा। तो देखें हम ध्यान से, हमने क्या देखा, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अपॉइंट करना जरूरी है एक्रेडिटेड इशू मैनेजर, जिसके साथ कंपनी अपना प्लान शेयर करेगा। ऑलराइट, सबसे पहला काम करना है अपॉइंट करके अपना प्लान शेयर कीजिएगा एक्रेडिटेड इशू मैनेजर साथ में। फिर क्या होगा, वो अपनी एप्लीकेशन से वही सबमिट करेगा एंड वो आपको बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन कैसे मैनेज की जाएगी। सो एक्रेडिटेड इशू मैनेजर मैनेज और लिस्टिंग एप्लीकेशन, मैनेज क्या करेगा, लिस्टिंग एप्लीकेशन, एंड उसके बाद में क्या होगा, सबमिट करेगा और साथ ही साथ रिकमेंड करेगा अदर प्रोफेशनल जैसे पब्लिक एजेंसीज के बारे में बोलेगा, कोई लीगल एडवाइजर्स का जरूरत है तो उसके लिए आपको सजेस्ट करेगा। क्लियर एकदम, ठीक है सर। अल्टीमेटली फिर कंपनी कंसल्ट करेगा AIM के साथ में, क्या भाई कैसे ऑफर किया जाएगा सिक्योरिटीज को। स्टेज 1 में हमने देखा एप्लीकेशन प्रिपेयर किया जाएगा, आपने कोऑर्डिनेट करना विद द AIM एंड फैमिलियर होना विद द रूल्स ऑफ द मेन बोर्ड एंड कंपनी। हो सकता है एप्लीकेशन आपकी रेफर की जाए लिस्टिंग एडवाइजरी कमेटी को, उसका रिव्यू का वेट करेंगे आप। उसके रिव्यू के बाद में आपकी वो प्रोसेस सेकंड में डाल दिया जाएगा, मतलब स्टेज 2। अब यहाँ क्या होता है, ध्यान से देखिए, AIM एक्रेडिटेड इशू मैनेजर फाइल फुल लिस्टिंग एप्लीकेशन। मतलब जहां पर हम ध्यान से देखें स्टेज 1 में हमने क्या देखा था, कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी थी और की इश्यूज को यहाँ पर एचडीएफसी की इश्यूज को यहाँ पर कंसीडर किया गया, ठीक है। वहीं पर अब यहाँ पर आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट होगी अंडरटेकिंग एंड कंफर्मेशन। स्टेज 2 के अंदर क्या कंसीडर जाएगा, अंडरटेकिंग्स ली जाएंगी, जो आप यहाँ पर ध्यान सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन, अपने प्रॉफिट, अपने फ्यूचर प्लान्स, अपने एडवांस प्लान्स के बारे में बताएगी, किस तरह के एडवांस प्लान्स होंगे। जब उनकी सारी डिटेल देगी कंपनी, तो याद रखिएगा इस बात की कंफर्मेशन भी देनी है, तो अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, अंडरटेकिंग एंड कंफर्मेशन अंडर द मेन बोर्ड लिस्टिंग मैनुअल एंड प्रोस्पेक्टस। ऑलराइट, आपको इस बात का अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा, किसको, कंपनी जो लिस्ट कर रहा है, जो भी क्राइटेरिया है कि हाँ जी हम इस बात को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। Now, XG's response within a 4 week from the commencement स्टेज 2। जी हाँ, यूजुअली यहाँ पर आपके स्टेज 2 में जैसे आप एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद में याद रखिएगा विद इन 4 वीक्स आपको रिस्पॉन्ड कर देता है कौन, XGX। अब यह आता है स्टेज हमारा अप्रूवल स्टेज, यहां पर अप्रूवल होगा। नाउ XGX इशू ETL एंड वैलिड फॉर, ये आपको देखिए जब हम यहां बोल रहे हैं एलिजिबिलिटी आपको सेटिस्फाइड कर देंगे आप, ठीक है। जैसे आप एलिजिबल हो जाएंगे, वो आपको जो लेटर प्रोवाइड करेगा, एलिजिबिलिटी लेटर प्रोवाइड करेगा, वो आपका वैलिड रहेगा 3 मंथ्स के लिए। मतलब अब आप 3 मंथ्स के अंदर अपने इशू के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। बट अभी और भी काम होंगे, क्योंकि अपने प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस रेडी किया है, उसको आपको क्या करना है, अपलोड करना है। सर कहां पे करेंगे, ओपेरा पर और MAS की वेबसाइट पर। सर MAS अभी बताए थे, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, उसकी वेबसाइट पे। फिर कोई चेंजेस अगर सजेस्ट किए जाएंगे बाय MAS, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, तो उस चेंजेस को कैरी करना होगा प्रोस्पेक्टस में। ये प्रोस्पेक्टस जो होगा, प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस, ये पब्लिक कमेंट के लिए अवेलेबल कराया जाएगा ओपेरा पे। सर ओपेरा क्या है, ऑफर एंड प्रोस्पेक्टस, ओपेरा ऑफर एंड प्रोस्पेक्टस इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी एंड एसेस। एक तरीके से देखा जाए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर ये प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होगा, और ये पब्लिक कमेंट के लिए एटलीस्ट 1 वीक आपको ओपन रखना है। और यहां पर अगर ऑफ कोर्स मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर अगर कोई सजेशन देती है, वो चेंजेस को भी कैरी करना होता है। सर इतना कुछ बता दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। ये
लॉर्ड्स प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस ऑन एमएएस। एमएएस का मतलब समझ रहे हैं ना, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। क्या ये सेंट्रल बैंक एंड फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑफर एंड प्रोस्पेक्टस, ऑफर एंड प्रोस्पेक्टस ऑन ओपेरा। ओपेरा का मतलब यहां पर है, बोलो मेरे साथ में अच्छे से, ऑफर एंड प्रोस्पेक्टस इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी एंड एसेस। क्या है ये, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आपकी कंपनी का प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होगा, ठीक है, फॉर पब्लिक कमेंट फॉर एटलीस्ट 1 वीक। एक वीक के लिए आप यहाँ ओपन रखेंगे, ठीक है। नाउ अब देखिएगा, कंपनी विल फाइंड आउट प्राइजेस। अब कैसे, अच्छा जब प्राइस फाइंड आउट किया का मेथड अप्लाई करेंगे ना बुक बिल्डिंग का, तो याद रखिएगा यहाँ पर ना एक्रेडिटेड इशू मैनेजर कोई रोल नहीं है, यहाँ पर पब्लिक रिलेशन एजेंसीज आएंगी। क्या आएंगी, पब्लिक रिलेशन एजेंसीज। ये एजेंसीज बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए कैंपेन अरेंज करती हैं, ताकि जो इशू लेकर आए हम बुक बिल्डिंग के थ्रू प्राइस फाइंड आउट कर रहे हैं, अपनी बेस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सके। तो जो पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसीज होती हैं, पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसीज होती हैं, ये बेसिकली कैंपेन करती हैं। कैंपेन करेंगे तो उससे क्या होगा, ज्यादा इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस आएगी और ज्यादा से ज्यादा वो पार्टिसिपेट करेंगे इशू के अंदर। By book building, so कह रहा है company will find out a price by book building with public relation agencies for investors relationship campaign, all right. Now company consent with accredited issue manager for underwriting commission। जी हाँ, underwriting commission यहाँ पे के लिए भी अपॉइंट कर सकती है, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर से डिस्कस करेगी, एक्रेडिटेड इशू मैनेजर से डिस्कस करेगी, किसके लिए, अंडरराइटिंग कमीशन के लिए। सर ये भी हमको क्लियर हुआ। अब फाइनल स्टेज में क्या चलेंगे, रजिस्टर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट एंड आईपीओ। अब यहाँ पर जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, रजिस्टर्ड फॉर, और रेडी हो जाएगा आईपीओ के लिए। रजिस्टर्ड फाइनल प्रोस्पेक्टस ऑन ओपेरा। ओपेरा वही हम बता दें वापस मेरे साथ बोल लीजिएगा, offer and prospectus। O stands for offer, P stands for prospectus, E stands for electronic, R stands for repository and A stands for SS। तो यहाँ पर आप अपना prospectus अपलोड कर दीजिएगा कंपनी का। याद रखिएगा साथ साथ का आपको MS पे भी करना होता है, अगर कुछ चेंजेस हैं तो कैरी आउट करने पड़ेंगे। Offer period commences and application to subscribe कंपनी सिक्योरिटीज, यहां पर ये काम स्टार्ट हो जाएगा। एंड फाइनली ऑन क्लोजर ऑफ ऑफर पीरियड अलॉटमेंट एंड ट्रेडिंग विल बी कमेंस। यहां से कंपनी का जैसे ही क्लोज होगा ट्रेडिंग कमेंस हो जाएगा। सर कितना लिखवा दिया आपने, कैसे करेंगे हम याद। बेटा अगर आपको ये सूटेबल लगता है, जो प्रोसेस यहाँ आपकी बुक में मेंशन है, अगर आपको लगता है कि ये थोरो आप रीड करके इजीली ग्रैब कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अब यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको लगता है कि आपके लिए ये जो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है इस तरीके से, तो आप इसको भी याद रखिएगा, याद कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। इस ऑप्शन से स्टेप बाय स्टेप भी हमने डिस्कस किया अलग अलग। तो अब आप क्या करें, अब आप फटाफट से ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर किसी ने नोट नहीं किया है। ऑलराइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार हम बड़ा कर देते हैं इसको, लीजिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आई होप ले लिया होगा, लिया। नाउ नेक्स्ट यहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या पीछे क्रॉस कर लीजिएगा फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इधर स्टेप का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया आपने यहां से भी। इसके अलावा यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड ये लास्ट आ गया आपके लिए। किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, आप एग्जाम में ऐसा ना लिख कर आए, ठीक है। ऑलराइट सर, आई होप ये आपने कर लिया होगा। अब ये प्रोसेस हम मैं आपको बता दूं, एग्जाम में बेटा 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, रिकॉर्ड रखा हुआ है मेरे सामने, आप चाहें तो आईसी का वेबसाइट पे जाके चेक करो, ठीक है, संतुष्टि करो। पूछा हुआ क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, तो ये मत सोचना कि सर इतना सा लिख के आए, ये पूरा डिटेल में आपको एलाबोरेट किया है। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं कुछ और क्राइटेरियाज की हम बात करते हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट जब हम बात करेंगे, याद देखिए कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में, जब क्वेश्चन आएगा क्राइटेरिया तो हम इसको रेफर करके आएंगे, ठीक है, जो हमने प्रोसेस पूरा पढ़ा है अभी स्टेज 1 स्टेज 2 के अंदर। और जब हम अगर बात करेगा रिक्वायरमेंट का, तब हम आंसर करके आएंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए
देखिए रिक्वायरमेंट्स फॉर लिस्टिंग ऑन मेन बोर्ड तीन तरह से होती है। देखो, एक तो क्वांटिटेटिव, एमओजी रिक्वायरमेंट्स एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। आईसीएसआई को लगा कि अनुराग सर जब पढ़ा ही रहे हैं तो एमओजी की फुल फॉर्म बच्चों को बताएं क्यों, हो सकता है बच्चों को पता होगा या अनुराग सर को तो पता ही होगा, तो एमओजी के बारे में यहाँ बताया नहीं है स्पेसिफिकली, अच्छे से नहीं डिस्कस किया हुआ है, और हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि आपके ऊपर भी कुछ बुद्धि लगाने वाला काम करवाया जाए। मैं डिटेल में बताऊंगा फिर भी, नॉट टू वरी अबाउट इट। तो यहाँ रिक्वायरमेंट तीन तरीके से देखिए फुलफिल करने की बात आ रही है। अ कंपनी सीकिंग अ लिस्टिंग ऑन मेन बोर्ड मस्ट मीट द फॉलोइंग एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। या तो क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स पूरी कीजिएगा, एमओजी कीजिएगा, या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। एमओजी की अगर बात करें, मैं आपको इंट्रेंसिक एक आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, 27 सितंबर 2013 को एसजीएक्स ने एमओजी से रिलेटेड रूल्स में चेंजेस किए। और एमओजी क्या है? मिनरल्स, ऑयल एंड गैस जो कंपनीज हैं उनके लिए। जी हाँ, एमओजी का मतलब यहाँ पर है मिनरल, ऑयल एंड गैस कंपनीज। आपको एक आगे जब मैं भी इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बताता हूं। आप जानते हैं ये रूल्स में अमेंड होने के बाद में दो कंपनी थी जिन्होंने फर्स्ट लिस्ट पे काम किया। एक का नाम था क्रिस एनर्जी लिमिटेड, और इसके बाद में एक दूसरी कंपनी आई थी लिंक एनर्जी लिमिटेड। ये दो कंपनीज हैं जिन्होंने एमओजी के अंदर फर्स्ट टाइम आफ्टर द अमेंडमेंट्स इन द रूल रिलेटेड टू द एमओजी इन्होंने लिस्ट कराया, और बहुत बड़ा इशू लेकर आए हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं, चाइना की कंपनी थी, एग्जैक्टली उसका नेम थोड़ा स्लिप हो रहा है, से सौर करके थी, REIT। उसने हाईएस्ट फंड रेजिंग की है अभी तक एग्जेक्ट से। हाँ, चाइना सी कंपनी थी, सेजोर करके नाम था REIT की। बट मैं इनके बारे में और जानकारी दूंगा, पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट पहले बता देता हूं एक बार। सो अब अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो कहता है कंपनीज इंटेंडिंग टू जॉइन एसजीएक्स मेन बोर्ड मस्ट मीट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स। कहता है मिनिमम कंसोलिडेटेड प्री टैक्स प्रॉफिट एटलीस्ट 30 मिलियन। अब ये डॉलर जो बता रहा है ये सिंगापुर डॉलर्स हैं, याद रखिएगा, सिंगापुर डॉलर्स। कितना बोल रहा है? 30 मिलियंस। यहाँ पे याद रखिएगा जो एस खड़ा हुआ है ना, पहले एस पहला आ रहा है, ये सिंगापुर डॉलर का साइन है, ठीक है। कहीं बच्चा रट्टा मार देता, अच्छा डॉलर का मतलब यूएससी है। आई होप, मैं जानता हूँ आप समझदार हैं, आपको पता था ये बात, ठीक है। बट याद देखिएगा, हम बता दें आपको, यहाँ पर बोल रहे हैं सिंगापुर डॉलर, ठीक है। तो कहता है कि प्री टैक्स ऑपरेट, आपका प्रॉफिट जो है प्री टैक्स प्रॉफिट एटलीस्ट कितना होगा? 30 मिलियन सिंगापुर डॉलर्स के अकॉर्डिंग फॉर एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर, फॉर द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर विद ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड एटलीस्ट 3 इयर्स। और कंपनी कम से कम 3 साल से बिजनेस में हो, 3 साल में कंटिन्यूस बिजनेस में ऑपरेट बिजनेस मतलब बिजनेस ऑपरेट कर रही है 3 साल से। प्री टैक्स प्रॉफिट कितना है? $3 मिलियन। याद रखिएगा, $30 मिलियन, बोलिएगा $30 मिलियन, मेरे साथ याद कर लीजिएगा कभी $30 मिलियन, ठीक है सर, याद हो गया हमको। और ऑपरेटिंग कर रहा हूं, ऑपरेटिंग कंटिन्यूस फॉर ट्रैक रिकॉर्ड, ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड्स फॉर 3 इयर्स, ठीक है सर। नाउ प्रॉफिटेबल इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर and has a market capitalization not less than 150 millions based on issue price and post invitation issued share capital with operating track record of at least 3 years। मतलब सर मार्केट कैप के भी यहाँ 2 क्राइटेरिया हैं। एक क्राइटेरिया हम ये पढ़ रहे हैं ये है, और एक क्राइटेरिया ये है। तो हम चेक करेंगे, हम जिसमें से जो भी कोई एक सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई। जिसमें हमने पहला सबसे देख लिया, फर्स्ट वाला तो पूरा करना ही करना पड़ेगा आपको, मतलब प्री टैक्स प्रॉफिट बोलो, प्री टैक्स प्रॉफिट एटलीस्ट $30 मिलियन यूएसए सिंगापुर डॉलर्स, और ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड एटलीस्ट 3 ईयर, 3 साल से तो बिजनेस कर ही रहा हो ना। ऑलराइट, सेकंड कह रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं प्री इशू एंड पोस्ट इन्विटेशन इशू दोनों को मिलाकर, ठीक है।
याद होगा मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी लॉ का सब्जेक्ट में डिटेल में बहुत बताया कई बार ये पी इशू क्या होता है, ये अब तो बहुत इजी हो गया होगा। तो अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम देखेंगे क्या कि उसका $150 मिलियन, $150 मिलियन कम से कम, मतलब नॉट लेस देन, इससे कम नहीं चलेगा, और 3 साल का ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है सर। अब अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो दूसरे में जाओ, ऑपरेटिंग रेवेन्यू इन द लेटेस्ट completed financial year and market capitalization of not less than 300, अब दोनों याद रखना, कितना बोल रहा है, नॉट लेस देन 300 मिलियन बेस्ड ऑन इशू प्राइस एंड पोस्ट इन्विटेशन इशू शेयर कैपिटल। अब यहां पहले बात क्लियर हुआ, दो बातें याद रखिएगा, दो बातें बोला, पहले में प्रॉफिटेबल इन दिस ईयर, यहां इसने बोला प्रॉफिटेबल होना चाहिए, एंड हैज ए मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना, 150 मिलियन, नॉट लेस देन 150 मिलियंस। ठीक है। दूसरे में क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू इन द लेटेस्ट कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर एंड कॉमन है ये, साथ के साथ बोल रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन नॉट लेस देन 300 मिलियंस। ओह ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, यहां पर जब हम रिक्वायरमेंट चेक कर रहे थे, इस केस में जब हम रिक्वायरमेंट चेक कर रहे थे, हमने 3 ईयर का ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड कंसीडर किया। जब हम केस नंबर 2 में आते हैं तो हम देखते हैं कि इसने ऑपरेटिंग रेवेन्यू और जो मांगा है वो मांगा कितना, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का, साथ साथ में मार्केट कैपिटलाइजेशन $300 मिलियन से कम नहीं होना, इशू प्राइस एंड पोस्ट इन्वेस्टिगेशन इशू शेयर कैपिटल पे। अब देखो यहां पर इस वाले क्राइटेरिया में आपको 3 साल का ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड रखा था, यहां उसने वो बात पूरा नहीं किया, लेकिन ऑपरेटिंग आपका जो बात कर रहा था किसका, ऑपरेटिंग रेवेन्यू का एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका कीमत बढ़ गया 300 मिलियन। ऑलराइट, फिर आगे बोलता है अगर कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है या बिजनेस ट्रस्ट है who have met 300 million market capitalization test but not have a historical financial information may apply under this rule if they are able to demonstrate that कैसे, if they are able to demonstrate what, they will generate operating revenue immediately upon listing। अभी एक डेमोस्ट्रेट करने का कैसे, तो यहीं पर देनी पड़ती अंडरटेकिंग, जो मैं आपको ऊपर समझा रहा था। ठीक है, वो अंडरटेकिंग ऊपर मतलब इस टॉपिक में समझा रहे थे हम, क्राइटेरिया में जब लिस्ट होने की बात हो रही थी। तो अगर इंफॉर्मेशन अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं है तो उसको इस बात को, फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं है मतलब से कंपनी अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कंपनी को बने हुए, बट हाँ उसका अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 300 मिलियन है, ठीक है, कम से कम डॉलर्स में, हम देखें अगर साथ साथ में अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जैसे आपको बताए थे चाइना वाला ही कंपनी था इसके अंदर, ठीक है, या बिजनेस ट्रस्ट है, उनको मैं बोला अगर आप 300 मिलियन का क्राइटेरिया अगर पूरा कर देते हैं बट आपके पास कोई फाइनेंशियल आपका हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, फाइनेंशियल हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको उसकी अंडरटेकिंग मतलब इस बात को आपको डेमोस्ट्रेट मतलब इन द सेंस कि आपको आप फ्यूचर में जनरेट करके दिखाएंगे, इसके लिए पूरा प्लान सबमिशन करना पड़ता है। तो देखो दो बातें याद रखनी है, दो बातें, पहला तो ये वाला क्राइटेरिया अप्लाई होगा ही होगा, क्या अप्लाई होगा, प्री टैक्स प्रॉफिट कितना, कम से कम बोला 30 मिलियन, कौन सा डॉलर है, सिंगापुर डॉलर, 30 मिलियन सिंगापुर डॉलर, ठीक है, आंसर का ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है सर। सेकंड बोलता है अगर प्रॉफिटेबल है इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर तो हम देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन 150 मिलियन, अगर वो फुलफिलिंग एंड ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर का, नहीं तो सेकंड क्राइटेरिया चेक करेंगे हम उसका क्या, $300 मिलियन ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन नॉट लेस देन $300 मिलियन, एंड अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या अगर हम बात करेंगे बिजनेस ट्रस्ट की तो 300 का क्राइटेरिया तो पूरा करना है, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं है उस कंपनी का, इन दैट केस उसे फिर एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। अगर हम जाते हैं एमओजी पर, इस बार मैं आपको बताऊं एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है मिनरल ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या कहता है, देखो एमओजी लिस्टिंग एस्पिरेंट्स अनेबल टू सेटिस्फाई द अबव रिक्वायरमेंट्स फॉर लिस्टिंग, जो कि क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी नहीं कर पाते हैं, मे लिस्ट सिक्योरिटी इफ हैज सेटिस्फाई द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस। अब मान लीजिएगा इन कंडीशंस को एमओजी पूरा नहीं कर पा रही है, जो कंपनी मिनरल ऑयल और गैस कंपनीज हैं वो नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए अलग से क्राइटेरिया बताया गया है। याद रखिएगा, बता दूं ये रूल्स अमेंड किए गए थे, एग्जीक्यूशन अमेंड किए थे 2013 में, जो मैं आपको बता रहा था 27 सितंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग है, आपको 27 सितंबर 2013 में उसको चेंज किया गया था, और ये कुछ एडिशन किया गया है इसके अंदर एमओजीज के लिए। एमओजी लिस्टिंग एस्पिरेंट अनेबल टू सेटिस्फाई द अबव क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, तो क्या करना पड़ेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन नॉट लेस देन 300 मिलियन बेस्ड ऑन द प्री इशू प्राइस एंड पोस्ट इन्विटेशन इशू, ठीक है, एंड डिस्क्लोजर इज प्लान बताना पड़ेगा आपको,
माइलस्टोन्स एंड एक्सपेंडिचर टू एडवांस टू द प्रोडक्शन स्टेज। अभी कंपनी ना मिनरल ऑयल या गैस की जो कंपनीज हैं उन्हें अपना पूरा प्रोजेक्ट प्लान एडवांस से बताना पड़ेगा, एंड प्लान मस्ट बी सब्सटेंटेड बाय ओपिनियन ऑफ द इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन। जरूरी है कि आप ऐसे पर्सन से याद लेकर आए जो कि क्या है, प्रोफेशनल है, इंडिपेंडेंट है, वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है, वो इस बात को ऑथेंटिकेट करके बताएगा। ऑलराइट, नाउ company has established existence of adequate resources, established what existence of adequate resources in defined area where the company has exploration and exploitation rights। अब मिनरल ऑयल गैस का हम बात करेंगे तो बताना पड़ेगा ना भाई कौन से एरिया में कहां से आपकी प्रोडक्शन करेंगे। तो वो राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको माइंस का राइट मिला हुआ है कंपनी को, तो वो माइंस के राइट को किस एरिया में मिला हुआ है उस बात को भी आपको सर्टिफाइड करना है कि हाँ आपके राइट से यहाँ माइन से या ऑयल की हम बात करेंगे या गैस की हम बात कर रहे हैं, नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, इन दैट केस वो एरिया आपको बताना पड़ेगा कि आपको एक्सप्लॉइट करने का राइट कहाँ दिया गया हुआ है। and which must be substantiated by the independent qualified person report। of course ये प्रोफेशनल होता है, याद रखिएगा। the resources must be at least indicated resources for minerals and contingent resources for oil and gas। क्योंकि याद रखिएगा हम बोल रहे हैं इंडिकेटेड रिसोर्सेज, मिनरल्स में इंडिकेटेड रिसोर्सेज आते हैं, और कंटीजेंट क्यों बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन कि ऑयल और गैस नेचुरल रिसोर्सेज ये अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, तो कंटीजेंट है, ठीक है। नाउ जब मिनरल्स को बोलते हैं तो इंडिकेटेड का मतलब है टू व्हाट एक्सटेंट, कितना है अवेलेबल। ऑलराइट, सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल फॉर 18 मंथ्स, कम से कम कितना होना चाहिए उसके पास में, 18 मंथ्स की वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। एंड हैज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद एप्रोप्रिएट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। अपॉइंट एन ऑडिट फर्म एंड ऑडिटिंग फर्म, ऑडिट पार्टनर इन चार्ज, हैव अ रेलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, मैं फिर बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम के लिए 4-5 मार्क्स के आ जाएगा, फटाफट आपको याद हो जाएगा। मार्केट कैपिटल पे फोकस करो, उसके कितना होना चाहिए कम से कम, नॉट लेस देन $3 मिलियन, याद रहेगा सर। कैसे, इशू प्राइस एंड पोस्ट इशू इन्विटेशन के ऊपर बेसिस पे, दोनों में याद रखिएगा, बिफोर इशू एंड आफ्टर इशू दोनों केसेस में देख रहे हैं। एंड आपको अपना प्लान बताना पड़ेगा एडवांस के अंदर, ऑलराइट, और जो उसको सर्टिफाइड करेगा कौन, इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन, ये भी याद होगा सर। फिर क्या बता रहे हैं, आपका जो भी एक्सप्लॉयटेशन का राइट है, एक्सप्लोरेशन का राइट है, एक्सप्लॉयटेशन ही करें, एक्सप्लोरेशन का या एक्सप्लॉयटेशन का राइट है, वो आपको बताना पड़ा किस एरिया में है कंपनी का, वो आप जस्टिफाइड करेंगे, उसको भी वेरीफाई करेगा कौन, इंडिपेंडेंट, क्या देखिएगा इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन। फिर कंपनी के पास 18 मंथ्स का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट होना चाहिए, जिस पर इंडस्ट्री हम जा रहे हैं, एमओजी के अंदर जा रहे हैं, तो एक्सपर्ट होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखिएगा आपका जो ऑडिटर आपने फर्म अपॉइंट किया और उससे भी क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब एक्सपर्टाइज होना चाहिए इस इंडस्ट्री से। मैं आपको बताऊं एग्जिक्स के ऊपर, आपने नाम सुना होगा कोल इंडिया लिस्टेड है, और बताएं नंबर ऑफ कंपनीज हैं, आइशर ग्रुप लिस्टेड है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है, और बताएं आपको कंपनी मिल जाएगा वहां पर आदित्य कैपिटल ग्रुप, ठीक है, और बताएं, और ग्रुप भी है, वोडाफोन आइडिया, ठीक है, गोदरेज, सीपी, ये कंपनीज जो मैंने आपको पहले वाले सेशन बताई थी, ये कंपनीज एक्चुअली एसजीएक्स में लिस्टेड हैं। ऑलराइट, कोल इंडिया जब हम बात कर रहे हैं वो किस में जाएगा, एमओजी के अंदर, क्लियर। चलिए, सो आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। अब देखिए यहां से आ जाता है एडिशनल रिक्वायरमेंट, बहुत सिंपल सा, फटाफट समझते हैं इसको भी। देखो एडिशनल रिक्वायरमेंट में कहता है जी आपकी लिस्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिव्यू करेगा एक्सजीएक्स, मतलब स्टॉक एक्सचेंज, एंड यहां पर जो मॉनेटरी अथॉरिटी है और सिंगापुर है वो उसको रिव्यू करेगी। शेयर होल्डर स्प्लिट, अब कुछ एस्पेक्ट देखेंगे, देखिए बताए भाई हमारे यहाँ लिस्ट होने आए हो ना, देखो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जब भी होगा जब आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे, तो कहता है कि शेयर होल्डर की कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी है। कैसे, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन $300 मिलियन सक्सेस है, इन दैट केस 25% जो शेयर्स होंगे, इश्यूड शेयर्स, वो कम से कम 500 शेयर्स होल्डर्स के हाथ में होने चाहिए, मतलब 500 शेयर होल्डर्स उसमें होना ही चाहिए। 25% शेयर्स आपका याद रखिएगा किसके पास होगा, एटलीस्ट 500 शेयर होल्डर के पास में। अगर कम होता है, अगर हम बात करें 300 मिलियन से, तो 12 to 20% क्राइटेरिया कर दिया, याद रहेगा। शेयर होल्डर स्प्रेड, मतलब इतना तो शेयर होल्डर होना चाहिए, नहीं तो अगर शेयर होल्डर ही नहीं होगा तो ट्रेडिंग नहीं होगा, लिक्विडिटी नहीं होगा। पर आपने तो हमसे वादा किया था कि इंटरनेशनल मार्केट में लिक्विडिटी मिलेगा, और लिक्विडिटी कब मिलेगा, जब शेयर होल्डर होगा। तो बोलता है अगर 300 मिलियन से ज्यादा का है मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन दैट केस कितना बोल रहे हैं,
25%, मतलब आपका जो शेयर होगा वो इन द हैंड ऑफ 500 शेयर होल्डर्स, और अगर उससे कम कर रहे हैं इन दैट केस 12 to 25%। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। याद देखिएगा 12 to 20% कह रहे हैं, बट स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब 300 के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं कम हो रहा है तब, तो मतलब सर होल्डिंग कितना 500 शेयर होल्डर तो होना क्लियर, एटलीस्ट 500 शेयर होल्डर वर्ल्ड वाइड इन केस ऑफ अ सेकेंडरी लिस्टिंग। पहले आईपीओ लेके आए, ठीक है, उसके बाद में बता रहे हैं, फर्दर कर रहे हैं, वेयर द शेयर एक्सचेंज एंड द प्राइमरी होम एक्सचेंज डू नॉट हैव एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क एंड अरेंजमेंट टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ शेयर्स, तब एटलीस्ट 500 शेयर्स होल्डर इन सिंगापुर एंड 1000 इन वर्ल्ड वाइड। ये कब हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर हम एक्सचेंज और प्राइमरी होम एक्सचेंज डू नॉट हैव एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क, एक्चुअली अब तो इशू नहीं आता ये वाला, मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि यू नो व्हाट 2021 में SGX एंड इंडिया में NSE ने, एग्जिक्स और NSE ने आपस में याद रखेगा एक तरीके का कोलैबोरेशन किया है, जिसके अंदर आपने सुना भी होगा SGX निफ्टी अलग से रन किया जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि जिन कंट्रीज में मान लीजिए ऐसा, जिनकी होम कंट्रीज में एक्चुअली शेयर मूवमेंट फैसिलिटीज, एक्जैक्टली स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटीज यू नो इसके अंदर कवर नहीं है, उनके लिए बोल रहा है कि आपको क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 500 शेयर होल्डर आपके सिंगापुर, 1000 शेयर होल्डर आपके वर्ल्ड वाइड होंगे। क्लियर है, क्लियर हो रहा होगा उम्मीद कर रहा हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर एक्सेस हो रहा है 300 से, 25% शेयर्स होंगे आपके, वो 500 शेयर होल्डर्स के साथ में होने चाहिए। अगर 300 से कम है तो 12 to 20% तक का शेयर होल्डिंग 500 शेयर होल्डर का साथ में होना चाहिए। अदरवाइज हम लोग लेस 500 केसेस बोल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड के केसेस में सब सेकेंडरी आ रहा है। चलिए फिर कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर ऑल इशूअर्स, जितने भी हमारे इश्यूज आएंगे यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। एंड फॉर अ फॉरेन इशूअर्स, अगर फॉरेन कंपनीज इन्वॉल्व आएंगी, ऑफ कोर्स फॉरेन कंपनीज आएंगी, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 सिंगापुर रेजिडेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब वो वहीं के होने चाहिए, मतलब वहीं का मतलब सिंगापुर रेजिडेंट का मतलब वहीं का डोमिसाइल क्या हो। क्या हो रहा है, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मांग रहे हैं हम लोग, एंड 2 यहाँ पे हम बोल रहे हैं अगर फॉरेन कंपनी से 2 सिंगापुर रेजिडेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। मॉनिटोरियम की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ याद रखिएगा, रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए गए हैं प्रमोटर के ऊपर। कैसे, वेयर एन इशू सेटिस्फाई द प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट, प्रमोटर कैन नॉट सेल ऑफ देयर शेयर होल्डिंग फॉर 6 months आफ्टर लिस्टिंग। लिस्टिंग हो जाने के बाद में 6 महीने तक तरीके से लॉक इन लग जाता है, इसे बोलते हैं लॉक इन, ठीक है, 6 महीने का लॉक इन, जहां पे मुझसे मॉनिटोरियम। Where the issue satisfy the market capitalization test, promoter cannot sell any of their shareholding for the next 6 months. All right. After the listing and 50% of their shareholding after the for next 6 months. मतलब शुरू के 6 महीने तक आप अपनी शेयरहोल्डिंग लेस नहीं कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्राइटेरिया 2 तरह का देखा हमने। एक क्राइटेरिया था प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट, जो हमने वो भी देखा ऊपर $30 million। दूसरा हम देखा मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटल टेस्ट, ठीक है। दोनों केसेस में हम बोल रहे हैं 6 महीने तक के लिए आपको आफ्टर लिस्टिंग आप अपना शेयर होल्डिंग सेल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, 6 महीने के बाद में ना, लिस्टिंग के 6 महीने के बाद में आप 50% अपना कर सकते हैं, फिर सर बाकी का 50 आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ उसके बाद कर सकते हैं। एक तरह से अगर देखा जाए लिस्टिंग के पूरा 1 साल बाद ना आप पूरा का पूरा कर सकते हो, लेकिन उस टाइम नहीं कर सकते हो। For pre-IPO investors who have acquired their shares within 12 months period prior to IPO, जिन लोगों ने IPO से पहले एक शेयर्स एक्वायर्ड किए उनकी हम बात कर रहे हैं। होल्ड इक्वल टू 5% शेयर होल्डिंग, कितना कर रहे हैं वो 5% तक। The profit portion of their shareholding is subjected to the moratorium period of 6 months after IPO। अब याद रखना यहाँ पे किस पीरियड के लगाया है, 6 मंथ्स के लिए प्रॉफिट पोर्शंस को, एंड द प्रॉफिट पोर्शन इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द परसेंटेज, जो डिफरेंस आने वाला ध्यान से सुना, मल्टीप्लाइंग द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द आईपीओ प्राइस। फॉर एग्जांपल आईपीओ प्राइस है 100 रुपी, एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, डॉलर्स होगा लेकिन रुपी में बोल रहा हूँ, एंड प्राइस पेड बाय द इन्वेस्टर फॉर द शेयर्स बाय द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। अब यहां हम कितना बोल रहे हैं, अगर हमने बोला डिफरेंस बिटवीन द आईपीओ प्राइस 100 आया और एक्चुअल उसने पे ऑफ किया मान लीजिएगा
जो और शेयर होल्डर्स लोगों ने 150 का, तो डिफरेंस जो है वो उसका एज अ प्रॉफिट ट्रीट हो रहा है। मान लीजिएगा हम फिर बता दें आपको, प्री आईपीओ से पहले उसके पास में 100 का था, वही शेयर उसका आज का डेट में 150 का है, तो डिफरेंसेस जो है उसका क्या है, प्रॉफिट पोर्शन जिसको गेन हुआ वो आप 6 मंथ्स तक के लिए क्या नहीं करेंगे, सेल नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? चलो आईपीओ डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, सो प्रोस्पेक्टस को लॉन्च किया जाएगा कौन पे, एमएएस पे एंड ऑपेरा वेबसाइट पे। अगर कुछ भी चेंजेस होगा कौन बताएगा चेंजेस, एमएएस मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, तो उसको कैरी आउट करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, सिंगापुर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये फॉलो करना पड़ेगा। डोमिसाइल की बात करें, कंपनी डिस्क्रिप्शन पे, ट्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग करेंसीज ये भी डिपेंड करता है किसका, इश्यूर का डिस्क्रिप्शन पे। हो सकता है ट्रेडिंग एंड ऑपरेटिंग करेंसीज यहाँ पर इश्यूर डिसाइड करेगा। अच्छा यूजुअली मैंने बताया था एग्जिट पे जो ट्रेडिंग होता है वो याद देखिए सुबह 6:30 से नाइट 11 तक चलता है, मतलब क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग बता रहे हैं, तो ट्रेडिंग पीरियड वहां पर इस तरीके का है। बिजनेस ऑपरेशन, नो रिक्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशंस इन सिंगापुर एंड कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशंस, रूल्स रिलेटेड टू डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, पीरियोडिक, ये आपको देना ही देना है। जैसे आप कंपनी आपकी यहाँ पे इंडिया में लिस्ट होती है तो एलओडीआर के थ्रू डिस्क्लोज होती है, सेम यहाँ पर भी डिस्क्लोज देने हैं। किससे, मटेरियल इंफॉर्मेशन है, तो पीरियोडिक रिपोर्टिंग्स हैं, एडिशनल शेयर इश्यूज हैं, कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस, इंटरेस्टेड पर्संस ट्रांजैक्शंस हैं, फ्री फ्लोट विल अप्लाई। मतलब सर मतलब यहाँ पर कंटिन्यू डिस्क्लोजर एज इट इज वैसे देना है जैसे हम लोग एलओडीआर में यहाँ लिस्टेड बीएससी और एनएससी लिस्टेड कंपनीज देती हैं। सर कई सारी बात तो हम लोग बुद्धि में नहीं गया है, अगर किसी को कोई भी डाउट है चाहे वो इस पोर्शन पे है, आपको नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। अगर हम मॉनिटोरियम में डिस्कस करें तो सिंपल सा बात है, याद रखिएगा प्रमोटर को 6 मंथ्स के लिए अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट पास हो जाता है 6 मंथ्स के लिए आप शेयर होल्डिंग अपना सेल नहीं कर सकता लिस्टिंग के बाद में। मार्केट कैपिटलाइजेशन के केस में भी 6 मंथ तक नहीं कर सकता, 6 मंथ के बाद 50% कर सकता है, उसके बाद करना है तो याद देखिएगा 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, अगर किसी ने आईपीओ से पहले कोई इन्वेस्टर है जिसका परसेंटेज कितना है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वापस मैं आपको क्लियर कर दूं, फिर रीड करवा रहा हूं। Pre-IPO investor who had acquired their shares within 12 months period prior to IPO and hold equal 5% shareholding, the profit portion of their shareholding is subjected to the moratorium for period of 6 months। वो किस लिए कह रहा है, जो प्राइसेस डिफरेंसेस आए, मैंने कहा जो पहले उसकी होल्डिंग थी और जितने में सेल आउट हुआ है और जो अर्न हुई है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस प्रॉफिट पोर्शन को 6 मंथ्स के लिए लॉक इन कर रहे हैं तरीके से। तो अगर यहां पर फिर भी कोई डाउट रहता है मैं आपको फिर कह दूं, हम और डिटेल में जाकर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेरी आपकी इनवाइटेड है, सो बिल्कुल पूछेगा, रिलैक्स होकर पूछेगा। आई होप यहां तक का पोर्शन क्लियर होगा। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग कैटलिस्ट लिस्टिंग सुनेंगे। टेक केयर, गुड बाय।